गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एपेक की जो मीटिंग है वो सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर ही जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है उन्होंने अपनी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग भी की है इस साल। इंडिया जो है वो एपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के, वो इस फोरम को अटेंड कर रहे हैं। तो अगर हम एपेक के बारे में देखें तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि 1989 में फॉर्म किया गया था। एम इसका ये है कि एशिया पैसिफिक में जो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है उसको कैसे हम ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। इसकी मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया होता है वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी के हिसाब से होता है रादर दैन अ सोवरेन स्टेट। मतलब जबकि हांगकांग चाइनीज़ सोवरेनिटी के अंडर आता है, लेकिन फिर भी इसमें बिकॉज वो एक इकोनॉमिक एंटिटी इंडिपेंडेंट है तो वो एक तरह से अलग रिप्रेजेंटेड है इसमें एपेक में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चाइना। ओके। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें एपेक की तो ये लोअर ट्रेड टैरिफ्स, फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये सब की बात करते हैं। सियोल डेक्लेरेशन जो हुई थी 1991 की इनकी, उसमें इन्होंने लिबरलाइज फ्री ट्रेड एरिया की बात की थी। एपेक जो है 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और हाफ ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया को सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। इंडिया को भी इनकी ज़रूरत है एपेक की, और एपेक को भी इंडिया की ज़रूरत है। तो इंडिया को क्यों नहीं बनाया गया एपेक का मेंबर? तो कहा गया, मैनी मेंबर्स का ये कहा गया कि इंडिया जो है उसमें जब ये एपेक बना था तब प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज थी। मतलब कि हम तब सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, नेहरूवियन सोशलिज्म में हम अटके हुए थे, इसीलिए हमको इसका मेंबरशिप तब नहीं दी गई थी। बहुत सी कंट्रीज़ ने ये भी बोला कि इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो बहुत स्लो थे। डब्ल्यूटीओ में भी जो है इंडिया का स्टैंड अनसेटिस्फैक्ट्री रहता था, तो इसीलिए जो है इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनाया गया। और मैम उसके बाद 1997 का जब टाइम आया तो तब तो एपेक में एक मेंबरशिप फ्रीज लग गया कि मतलब और अब हम नवे मेंबर इसमें नहीं बनाएंगे। अब लेकिन इस समय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कहते हैं कि इंडिया अब वो 90s या नेहरूवियन एरा का सोशलिज्म वाला इंडिया नहीं है। इंडिया अब जो है वो प्रोग्रेस दिखा रहा है, रिफॉर्म्स में लिबरलाइज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, तो इंडिया को भी इसका मेंबर बना देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कीम्स फॉर ट्राइबल्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो बिरसा मुंडा जी के जनजातीय गौरव दिवस पर जो है लॉन्च किए हैं। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम लॉन्च की गई है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो बिरसा मुंडा और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस तो हम पहले भी अभी देख चुके हैं, 2-3 दिन पहले ही हमने इसको कवर किया था। ठीक है, कि उलगुलन रिवोल्ट में इनका क्या रोल था, फिर जो है ब्रिटिश को निकालने में इनका क्या रोल था, इसीलिए इनको हम जनजातीय गौरव दिवस भी इनके नाम पर मनाते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं? तो ये इंडिया में 75 ऐसे पीवीटीजीज हैं जो इनको हमने कैरेक्टराइज किया है, क्योंकि वो अभी भी प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। स्टेगनेंट या डिक्लाइनिंग इनकी पॉपुलेशन है, बहुत ही कम लिटरेसी है और सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी पर ये जी रहे हैं। ठीक है। तो इनकी जो ये क्राइटेरिया है, ये देवभर कमीशन जो है 1961 में ये उसका पर डिसाइड किया गया है और उसके बेसिस पर ही पीवीटीजीज को 75 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है इनकी। ओके। तो जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं वो है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके अंदर जो है फैमिलीज़ को हैबिटेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ट्राइबल ग्रुप्स और प्रिमिटिव ट्राइब्स को रीच आउट किया जाएगा, प्रोटेक्शन उनको की जाएगी कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें कि सारे विलेजेस में जो है इन ट्राइबल्स को जो है रीच आउट किया जाएगा। पीएम किसान स्कीम के अंदर जो है 18,000 करोड़ भी जो है 15th इंस्टॉलमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ने 8 करोड़ फार्मर्स को अक्रॉस द कंट्री रिलीज़ की है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया, यूएस और 12 अदर मेंबर्स ऑफ आईपीईएफ जो है उन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट, जो आपके आईपीईएफ के 4 कंपोनेंट्स में से या 4 पिलर्स में से एक पिलर है, उसको जो है साइन कर लिया है। और ये इसका मेजर एम ये है कि डिपेंडेंस ऑन चाइना को हमें कम करना है। तो आईपीईएफ आपको याद ही होगा कि अक्टूबर 2021 की ईस्ट एशिया समिट में यूएस प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने इसके बारे में बात की थी पहली बार। आईपीईएफ कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है या इसमें मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स नहीं है। इसको हमने मई 2023 में लॉन्च किया है। तो
इसमें 4 मेजर पिलर्स हैं। पहला है फेयर और रेजिलिएंट ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन रेजिलियंस, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी, चौथा है फेयर इकोनॉमी। इंडिया जो है फर्स्ट पिलर को इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस रखेगा अपना, लेकिन बाकी के 3 पिलर्स को इंडिया ने साइन कर लिया है, ठीक है। तो मेंबर्स इसके 14 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं ये कंट्रीज़, 28% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो इंडिया ने अब जैसे मैंने आपको बताया 3 पिलर जॉइन किए हैं। पहला पिलर जो ट्रेड का है उसको हमने नहीं जॉइन किया है, उसके ऊपर भी जो है अभी सोच रहा है इंडिया कि उसे जॉइन करना है या नहीं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करेगा, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस एग्रीमेंट से बेनिफिट्स होंगे जो कि इकोनॉमिक डिस्क्रप्शंस जैसी जो हमारे आती है सिचुएशन, उसको इकोनॉमीज़ में, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में रोकने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9th एडिशन जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 2023 का, वो फरीदाबाद हरियाणा में जो है उसको अब होस्ट किया जाएगा जनवरी 2024 में। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फरीदाबाद में जो है इसको अपने कैंपस में, जो कैंपस ऑफ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का है, RCB का, वहाँ पर इसको होस्ट किया जाएगा। इस बार का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, और एम ये रहेगा कि पब्लिक को एक तरह से इंस्पायर किया जाए डाइवर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट्स में, खासकर स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को, साइंटिस्ट को, और इंडिया की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को शोकेस किया जाए, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का ही एक इनिशिएटिव है जिसको विंजन भारती के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्स सोलर कंजंक्शन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि वो अपने कमांड्स जो हैं भेजना बंद कर देंगे कुछ टाइम के लिए अपने रोबोटिक प्रोब्स को, जो कि मार्स के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्स सोलर कंजंक्शन। तो ये मार्स सोलर कंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना जब सन जो है वो अर्थ और मार्स के बीच में आ जाता है, ठीक है। मतलब सन तो नहीं आता एक्चुअली, बट अर्थ और मार्स जब रोटेट कर रहे होते हैं या रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं अपना, तो सन बीच में आ जाता है, वो दोनों ऑपोजिट एंड्स पर हो जाते हैं। तो 2 साल में एक बार ऐसा होता है। और इस टाइम पर होता क्या है कि सन जो है अपनी हॉट आयोनाइज गैस जो है वो अपने कोरोना से छोड़ रहा होता है। तो उससे क्या हो सकता है कि अर्थ से अगर मार्स पर कुछ सिग्नल भेजना हो, तो सन बीच में है क्योंकि, तो उसकी वजह से जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जो है ये इस साल जो है नवंबर 11 से लेकर नवंबर 25 तक चल रहा है ये पीरियड। इसलिए जो है नासा ने ये कमांड्स भेजना जो है वो बंद कर दिया है अब कुछ टाइम पीरियड के लिए। मार्स के बारे में देखें तो 4th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। और ये ब्राइट रस्ट कलर का होता है, कलर का मार्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयरन रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर कवच। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच जो है वो शुरू हो चुकी है केरला और माहे कोस्ट पे। तो सागर कवच एक तरह से सेमी एनुअली कंडक्ट की जाती है, जिसमें वेरियस सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जो है वो इकट्ठे होकर इंडिया के कोस्टल डिफेंसेस को जो है फोर्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स इंडियन नेवी, कोस्टल पुलिस या स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम्स, CISF, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स को। एक होती है अटैक टीम, एक होती है डिफेंस टीम या फोर्सेस। तो जो रेड फोर्सेस होती हैं, जो मतलब अटैक वाली, वो इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हैं कोस्टल एरियाज़ में, और ब्लू फोर्सेस का काम होता है कि उनको काउंटरैक्ट करके उनको रोकना, ठीक है। तो मतलब ये सब सिमुलेटेड तरीके से किया जाता है एक्सरसाइज को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निर्भय क्रूज मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल निर्भय को अपनी इन्वेंट्री में जो है वो शामिल करने वाले हैं, जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। तो ये लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक मतलब साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड पर चलने वाला। तो मैक्स 0.7 के आसपास इसकी स्पीड है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड क्रूज मिसाइल है, और इसको डेवलप किया गया है बेंगलुरु बेस्ड एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, जो कि DRDO की ही एक लैब है। और
ये डिस्टेंस ऑफ अप टू 1000 किलोमीटर जो है ये उस पर स्ट्राइक कर सकता है। और लॉइटरिंग और क्रूजिंग ये मैक 0.7 की स्पीड पर, मतलब सब सोनिक स्पीड्स पर कर सकता है। और ये बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ही कैरी कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Asia Pacific Economic Cooperation. This topic is important for your international relations. So Asia Pacific Economic Cooperation grouping has started its meeting in San Francisco in the US. So this is the occasion when US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping have met for the first time this year. On the sidelines of APEC summit. So of course India is not a member, but India is attending this forum through the Minister for Commerce and Industry this year. So what is APEC? APEC is a regional economic forum, and it was formed in 1989. And the aim of the forum is to leverage the growing interdependence of Asia Pacific and create greater prosperity for the people of this region. So it currently has 21 members. So the criteria for membership involves that each member must be an independent economic entity rather than a sovereign state. So of course, uh, you can see that Hong Kong is not a sovereign state, but it is an independent economic entity. That's why it is represented uh, uh, alongside China, okay, which is actually the sovereign power over Hong Kong. So, what is the significance of APEC? So, APEC is basically a group that has been championing the cause of lowering trade tariffs, free trade, economic liberalization. In fact, in the Seoul Declaration of 1991, they proclaimed that there should be a liberalized free trade area. So, APEC accounts for nearly 62% of the global GDP and nearly half of the global trade. And India only enjoys the observer status in this grouping. Okay, so of course both India and APEC both need each other, but then why India is not a part of the grouping? Because many members initially during the 1980s and 1990s period, many members have been apprehensive of India's protectionist tendencies. India was following the Nehruvian socialism, and we were not in sync with the modern realities of the economy. So India's record on economic reforms and WTO engagement made many countries skeptical of India's prospects in the future, especially with respect to economic reforms. But what happened in 1997 is that the APEC grouping had put up a permanent freeze on new membership. That's why India did not become a member, and now a majority of members believe that India must be brought into this fold because India has shown progress in reforming itself and it has liberalized its economy. So the next topic is schemes for tribals. This topic is important for your social issues. So PM Modi has recently launched a 24,000 crore project for vulnerable tribal groups on the birth anniversary of Birsa Munda, the Janjati Gaurav Divas. So PM Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan, it is meant to ensure that last mile welfare scheme delivery and protection for particularly vulnerable tribal groups can be ensured. So Birsa Munda was a freedom fighter and a tribal leader. We have discussed about him just 2 days back when we were discussing about the Janjatiya Gaurav Divas. So we also discussed about the Ulgulan movement and how he led the tribal movement, which led to the passing of Choda Nagpur Tenancy Act of 1908. Okay, so anyways, let's see what is PVTGs. So particularly vulnerable tribes, vulnerable tribal groups have been classified by Ministry of Tribal Affairs, and there are 75 such groups, and they have been classified on the recommendation of findings by Debar Commission of 1961, and the categorization involves pre-agriculture level of technology. So they have stagnant or declining population, they have extremely low literacy, and they have subsistence level of economy. So based upon these indicators, these PVTGs have been classified. So they have a population of about 40 lakh currently. So the initiatives which have been launched at the third Janjatiya Gaurav Divas is the
PM Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan, which is meant to benefit and saturate the families of PVTGs with basic facilities and habitations. And the aim is also to reach out to tribal groups and primitive tribes who still reside in forest, and to protect these tribes who are on the verge of extinction, and also nurture them. Okay, so PM also released the 15th installment of PM Kisan scheme, okay, which has benefited about 8 crore farmers across the country. So the next topic is Indo-Pacific Economic Framework. This topic is important for your international relations. So India, US, and 12 other members of the Indo-Pacific Economic Framework have entered into the Supply Chain Resilience Agreement, which aims to cut dependence on China and shift manufacturing of crucial goods to member nations. So we know about IPEF, that it was first spoken about by the President Biden at the East Asia Summit in October 2021. And IPEF will not include any market access commitments, or and it is not even a traditional agreement, but it was launched in May 2023 at Tokyo, and it has four major pillars: fair and resilient trade, supply chain resilience, clean economy, and fair economy. India has not signed the first pillar. India is having an observer status here, but India has signed the rest of the three pillars. So it has about 14 partner countries currently, and it accounts for about 40% of the world's GDP, 28% of the world's trade and in goods and services. So India has an observer status in the trade pillar negotiations, but it is a member of the other three pillars. So if we look at the benefits of supply chain resilience agreement, then it is first of its kind international agreement which will fortify and strengthen global supply chains. It will also provide stability and sustainability to supply chains, and it will have the potential of shifting production centers to of especially critical sectors, and it will also mitigate the risk of economic disruptions from supply chain shocks. Okay, so the next topic is India International Science Festival. This topic is important for your science and tech and your governance section. So ninth edition of India International Science Festival will be held at Faridabad, Haryana in January 2024. So this will be held at the campus of Translational Health Science and Technology Institute under the Department of Biotechnology in Faridabad. The theme is this year is Science and Technology Public Outreach in Amritkal, and the aim is to provide a platform for inspiring the public at large and also showcase scientific achievements of the country. This is an initiative of Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences in association with Vijayan Bharati. So the next topic is Mars solar conjunction. This topic is important for your science and tech section. So recently NASA has announced that it will stop sending commands to its fleet of robotic probes who are orbiting the planet Mars because of Mars solar conjunction. So Mars solar conjunction happens when sun enters between Earth and Mars. So it happens every 2 years. During this time, because sun is expelling hot ionized gas from its corona, it could corrupt radio signals which if are sent from Earth to Mars, because sun is present between the two. So it can cause unexpected behavior from the spacecraft on Mars. So that's why this year it is happening between November 11 and November 25. So that's why NASA has decided that they will not be sending any commands to Mars robotic probes from Earth at this moment. So what is Mars? Mars, you know that it is the fourth planet in our solar system. It has two moons, Phobos and Deimos. So it is very bright reddish object in the night sky, and it is red because of the iron-rich minerals in its regolith. So the next topic is Sagar Kavach. This topic is again important for your security section. So coastal security exercise Sagar Kavach has started in Kerala and Mahe coasts, and this is conducted and semi-annually. And it sees the participation of several state and central agencies, and it is a unified approach to fortify India's coastal defenses. So it is coordinated by the Indian Coast Guard, and it also sees participation from Indian Navy, Coastal Police or State Police, Intelligence Bureau, Customs, CISF, Department of Port, etc. And the divisions or the participating units are divided into red team and blue team.
red team is the attack team, and the blue team is the defense team. So red forces basically try to infiltrate into coastal areas, and the blue forces try to uh, counteract them. So this simulation is basically the part of training. Okay. So the next topic is Nirbhay cruise missile. This topic is important for your security section. So Indian Armed Forces will be inducting the long range attack cruise missile Nirbhay into their inventory to strike targets at ranges over 1000 kilometers. So Nirbhay cruise missile is India's first indigenously produced cruise missile, and it was developed by Bengaluru based Aeronautical Development Establishment, which is a lab under India's DRDO. So it is capable of deep penetration into adversary territory, and it can strike targets at a distance of up to 1000 kilometers. It is also capable of loitering and cruising at Mach 0.7. So any speed which is below 1 Mach is subsonic. Okay, so because 1 Mach means the speed of sound. Okay, so any speed which is uh, below the speed of sound, we call it subsonic speed. So it this Nirbhay missile can also carry conventional and nuclear warheads. So these were our topics for today. So please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.